how are you all? Welcome back to my channel. My name is Navneet Kaur and as you know कि हमारी 100 most expected MCQ सीरीज़ चल रही है for NT-UGC NET exam 2020 पेपर 2 कॉमर्स के लिए. So guys, I have come up with this series जिसमें मैं आपसे 100 most expected questions डिस्कस करूँगी आपके पेपर 2 कॉमर्स के and all these questions are based on totally actual paper pattern. Yes, बिल्कुल जैसे रियल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगे. सो गाइज दीज क्वेश्चंस हैव बीन फ्रेम्ड बाय मी. सो पास्ट ईयर्स को देखकर बिल्कुल मैंने खुद से ही सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं एंड आई एम श्योर कि इस सीरीज़ की हेल्प से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, बिकॉज एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, राइट. एंड उसमें भी अगर आप एक्चुअल पेपर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी एज वेल एज यू विल गेट एग्जाम रेडी, राइट. सो दिस वीडियो इज़ पार्ट 9 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़. तो हम हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं एंड सो फार वी हैव डिस्कस्ड टोटल 80 क्वेश्चंस, राइट. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फर्दर 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो गाइज ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए रिलेटेड टू यूजीसी नेट एग्जाम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं. एज वेल एज अगर आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. सो गाइज हम इस वीडियो में क्वेश्चंस को सिंपली डिस्कस करेंगे, ठीक है. हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे. सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की ट्राई करना. बिल्कुल रियल एग्जाम में जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बिल्कुल वैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद को एसेस करना क्वेश्चंस को सॉल्व करके एंड देन यहाँ पर फिर आप सॉल्यूशंस फाइंड करना. फाइन गाइज, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो क्वेश्चन नंबर 81, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. सो गाइज एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. आपको 2 स्टेटमेंट्स इस तरह से गिवन होंगी एंड आफ्टर दैट यू हैव टू चूज अ करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दीज 4 ऑप्शंस, राइट. सो लेट अस सी क्या हमें स्टेटमेंट्स गिवन है. स्टेटमेंट 1, trading up strategy signifies the act of adding a high priced prestigious product to the existing line of low priced products. And statement 2, trading down strategy signifies the act of adding a low priced product to the existing line of high priced products. अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है, समझना है एंड आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से करेक्ट कौन सी है एंड इनकरेक्ट कौन सी है. सो देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट 1 कह रहे हैं कि ट्रेडिंग अप स्ट्रैटेजी जो होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द यूनिट 8 दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट, राइट. एंड यहाँ पर टॉपिक क्या है, ट्रेडिंग अप स्ट्रैटेजी एंड ट्रेडिंग डाउन स्ट्रैटेजी का. सो देखो ट्रेडिंग अप स्ट्रैटेजी क्या होती है, जहाँ पर कोई भी कंपनी अपने लो प्राइस प्रोडक्ट्स के अंदर एक नया प्रोडक्ट ऐड करती है जो कि हाई प्राइस का होता है, ठीक है. तो जब कंपनी अपने लो प्राइस प्रोडक्ट्स के अंदर हाई प्राइस का प्रोडक्ट ऐड करती है उसको कहते हैं ट्रेडिंग अप स्ट्रैटेजी. एंड ट्रेडिंग डाउन स्ट्रैटेजी मीन्स जब कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो हाई प्राइस्ड होते हैं एंड उसमें वो एक नया प्रोडक्ट ऐड करती है विच इज़ ऑफ अ लो प्राइस, ताकि वो मार्केट शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सके, राइट. सो उसे कहते हैं ट्रेडिंग डाउन स्ट्रैटेजी. सो ट्रेडिंग अप स्ट्रैटेजी में यही बताया हुआ है, एक्ट ऑफ एडिंग अ हाई प्राइस प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट, एंड ट्रेडिंग डाउन स्ट्रैटेजी signifies the act of adding a low price product to the existing line of high price products. It means both the statements are correct. So we have the correct option here is option number 3, that is both the statements are correct. Fine. So next question is question number 82. Which of the following statements is correct about mutual funds? So you are given 4 statements here regarding mutual funds and you have to identify which of these statement is correct and after that you have to choose the correct option from these 4 options below, right. So mutual funds का topic काफ़ी important है and this question is from unit 7 that is banking and financial institutions. So mutual funds का topic काफ़ी important है एंड ऐसे ही क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आई हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दैट इन सेपरेट वीडियोस. सो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं. मैंने हर वीडियो में यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं आपके साथ, जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज वेल एज आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं. फाइन. सो लेट अस सी यहाँ पर हमें क्या स्टेटमेंट्स गिवन है. First, it is a type of institution which raises monies through the sale of units to the public for investing in different securities. तो म्यूचुअल फंड्स यही होता है जहाँ पर जो पीपल होते हैं, पब्लिक होती है, वो अपने मनी को इन्वेस्ट करती है एंड यूनिट्स को परचेज़ करती है एंड फिर म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो उन
मनी, उस मनी को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, एंड जो भी रिटर्न होता है वो फिर उस यूनिट्स के जो परचेजर होते हैं उन्हें मिलता है, राइट। सो म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुई, करेक्ट। सेकेंड, in India first mutual fund was started in the year 1965, so this statement is incorrect because first mutual fund 1965 में नहीं बल्कि 1964 में establish हुआ था, which is UTI, that is Unit Trust of India. Fine, so statement B is incorrect. Third, units of an open-ended mutual fund can be sold on a stock exchange. तो एक ओपन फंड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स जो है उसे स्टॉक एक्सचेंज पे सेल किया जा सकता है। दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो कि उनका कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, वो कभी भी उन्हें परचेज़ किया जा सकता है, कभी भी उन्हें सेल किया जा सकता है, एंड वो लिस्टेड नहीं होते। इट मीन्स वो स्टॉक एक्सचेंज पर सेल नहीं होते। दैट इज़ वाई सी स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। Fine. D is closed-ended mutual funds have a fixed maturity period. So this statement is correct because closed-ended mutual funds जो होते हैं उनका एक fixed maturity period होता है जिस टाइम पीरियड के अंदर हम उन्हें परचेज कर सकते हैं एंड उन्हें फिर बाद में हम सेल जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पर कर सकते हैं। फाइन, सो हमें क्या आइडेंटिफाई करना था, करेक्ट स्टेटमेंट। सो आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। तो करेक्ट कौन कौन सी है, ए एंड डी। सो ए एंड डी ऑप्शंस में कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन, ओनली ए एंड डी। सो यू हैव द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 3। फाइन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। सो यू आर गिवन 4 ऑप्शंस। आउट ऑफ दीज you have to identify which one of the following is not a money market instrument, right? So this question is again from unit 7, that is banking and financial institutions. So जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाएंगे एज वेल एज मनी मार्केट के भी इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन सा नहीं है, ट्रेजरी बिल्स, डिबेंचर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखो ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिन्हें गवर्नमेंट इशू करती है। डिबेंचर्स ये एक कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे इशू किया जाता है बाय द कंपनीज, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इज अगेन अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जिन्हें बैंक्स इशू करते हैं, एंड प्रेफरेंस शेयर्स इज अगेन अ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट जिन्हें कंपनीज इशू करती हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे। सो हमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई करना है कौन सा नहीं है, एंड वो कौन कौन से हैं, डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, दैट इज बी एंड डी। सो बी एंड डी ऑप्शंस में कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2। सो यू हैव द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 2। फाइन गाइज, एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, आइडेंटिफाई करना है उसका करेक्ट आंसर, एंड देन फिर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 84। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। तो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। So this question is from unit 8, that is marketing management, and the topic here is logistics management. तो logistics management का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सो यहाँ पर आपको इस टॉपिक के कंपोनेंट्स के ऊपर क्वेश्चन है कि लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स इनमें से कौन से नहीं हैं। तो देखो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, मटीरियल हैंडलिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। सो 6 कंपोनेंट्स होते हैं टोटल, इससे ज़्यादा भी कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे बट मेन ये 6 कंपोनेंट्स होते हैं। सो लेट अस सी कि यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट्स नहीं हैं। वेयर हाउसिंग ये कंपोनेंट होता है। सेकेंड, मटीरियल हैंडलिंग ये भी कंपोनेंट है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का। थर्ड इज़ चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, सो दिस इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। लास्ट इज़ इन्वेंट्री कंट्रोल, ये भी होता है कंपोनेंट। सो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, राइट स्टेटमेंट क्या है, सी, बिकॉज ये लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का कंपोनेंट नहीं है। सो ओनली सी होना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर, एंड वो कहाँ पर गिवन है, ऑप्शन नंबर 3 में। सो दैट इज़ वाई आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। फाइन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 85।
Given below are two statements, statement 1 and statement 2. So again you are given two statements, you have to identify which one is correct and which one is incorrect, and after that you have to choose a correct option from here. So let us see which statements are given to us in this question. Statement 1, sampling distribution involves determining the extent to which the sample statistics vary from each other and the population parameters. So this statement is from the topic sampling distribution, right? So sampling distribution का टॉपिक आपका यूनिट 5 से है, दैट इज़ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स. तो ये टॉपिक आपका इस यूनिट से है. सेकेंड स्टेटमेंट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. सो देखते हैं इनमें से करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. स्टेटमेंट 1, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं कि इट इन्वॉल्व्स डिटर्मिनिंग द एक्सटेंट टू विच द सैम्पल स्टैटिस्टिक्स वेरी फ्रॉम ईच अदर एंड द पॉपुलेशन पैरामीटर. सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट बिकॉज ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग बताया जा रहा है कि इसमें हम क्या देखते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कि सैम्पल स्टैटिस्टिक्स आपस में कितने डिफरेंट हैं एज वेल एज पॉपुलेशन के पैरामीटर के साथ कंपेयर करने पे कितने डिफरेंट हैं. ठीक है, तो सैम्पल स्टैटिस्टिक आपका कुछ भी हो सकता है, वो सैम्पल मीन्स भी हो सकते हैं, सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है, एंड पॉपुलेशन पैरामीटर आपका पॉपुलेशन मीन जो होगा उसके साथ हम जब कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि उनमें कितना डिफरेंस है, दैट इज़ कॉल्ड एज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. Second is sampling distribution is also known as Gaussian distribution. So this statement is incorrect because Gaussian distribution किसे कहा जाता है, normal distribution को, right, and not the sampling distribution. So that is why statement 2 is incorrect. So statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. So we have correct option here is option number 1. Fine. Next is match list 1 with list 2. So you are given a matching question here. List 1 आपको मैच करनी है list 2 के साथ. list 1 में आपको वेज थियोरीज गिवन है एंड list 2 में आपको प्रपाउंडर्स गिवन है. आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट वेज थियोरी का करेक्ट प्रपाउंडर कौन है एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है. ठीक है, सो देखते हैं. दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम यूनिट 6 दैट इज़ बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM. सो HRM सब्जेक्ट से आपका ये क्वेश्चन है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेज फंड थ्योरी. तो वेज फंड थ्योरी का प्रपाउंडर कौन था? वेज फंड थ्योरी वॉज प्रपाउंडेड बाय एडम स्मिथ. सो 1 matches with C. Surplus value theory was propounded by Karl Marx. Second matches with A. Bargaining theory was propounded by John Davidson. So third matches with D. And subsistence theory was propounded by David Ricardo. So fourth matches with B. So correct option यहाँ पर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3. फाइन. सो यहाँ ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसे पेपर में आपको मैचिंग क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, तो आपको इनको इस तरह से सॉल्व करना है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 87. विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ वॉज फ्रेम्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ IDBI. सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इन 4 कमिटीज़ में से कौन सी कमिटी थी जो बनाई गई थी IDBI के रिस्ट्रक्चरिंग के पर्पज़ के रिगार्डिंग. सो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम यूनिट 7 दैट इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सो कमिटीज़ के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है. कमिटीज़ का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. तो आपको बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो भी कमिटीज़ हैं आपको उनको अच्छे से कर जाना है एग्ज़ाम के लिए. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या ऑप्शंस गिवन है. फर्स्ट इज़ चंद्रशेखर कमेटी, सेकंड इज़ खान वर्किंग ग्रुप, थर्ड इज़ आत्रे कमेटी एंड फोर्थ इज़ नरसिम्हा कमेटी. सो देखो फ्रेंड्स, चंद्रशेखर कमेटी जो थी वो वेंचर कैपिटल के रिगार्डिंग बनाई गई थी. ठीक है, खान वर्किंग ग्रुप जो था वो बनाया गया था डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, आत्रा कमेटी जो थी वो बनाई गई थी फॉर द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ IDBI. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 दैट इज़ आत्रिया कमेटी. एंड नरसिम्हा कमेटी जो थी वो बनाई गई थी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग. सो आर करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज arrange the following steps of consumer buying process in correct sequence. So you are given the steps of consumer buying process here and you have to arrange these steps in correct sequence and after that you have to choose the correct option from below. So this question is from unit 8 that is marketing management and the topic here is consumer buying process. तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स गिवन है.
फर्स्ट इज परचेज डिसीजन, सेकेंड इंफॉर्मेशन सर्च, थर्ड पोस्ट परचेज इवेलुएशन, फोर्थ इज प्रॉब्लम रिकॉग्निशन एंड लास्ट इवेलुएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। सो हमें इन स्टेप्स को करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। सो देखो, जब भी कंज्यूमर परचेजिंग करने जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टेप होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम रिकॉग्निशन का, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके माइंड में आता है कि उसे परचेजिंग करनी क्यों है, अपनी कौन सी नीड को उसे सेटिस्फाई करना है। सो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन इज़ अ फर्स्ट स्टेप, इट मीन्स डी इज़ अ फर्स्ट स्टेप। तो आप ऑप्शंस में ही देख लो कि डी कहाँ पर है फर्स्ट पॉइंट में। तो डी आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में एज वेल एज ऑप्शन नंबर 4 में। इट मीन्स 2 एंड 4 में से ही आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? प्रॉब्लम रिकॉग्निशन के बाद क्या होगा? इन्फॉर्मेशन सर्च, कि प्रोडक्ट कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन सर्च करना। तो बी स्टेप इज़ अ सेकेंड, इट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन 2 होना चाहिए। सो देखते हैं बाकी स्टेप्स क्या क्या बनते हैं। इन्फॉर्मेशन सर्च के बाद कंज्यूमर क्या करेगा? ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करेगा। अगर उसको ज़्यादा, एक जगह से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा जगह से प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो वो देखेगा उसे कहाँ से परचेज़ करना है। ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करने के बाद वो क्या करेगा? परचेज डिसीजन लेगा, दैट इज़ ए। एंड आफ्टर दैट पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, की परचेज डिसीजन उसका कैसा रहा उसके रिगार्डिंग इवैल्यूएशन। तो पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन इज़ द लास्ट स्टेप, दैट इज़ सी। So D, B, E, A, C is the correct sequence and we have correct option here is option number 2. Fine guys, एग्जाम में भी आपको क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स आर एग्जम्प्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961. So you are given some incomes here and you have to identify which of these are exempt under Income Tax Act 1961 and after that you have to choose a correct option from here. So this question is from unit 10, that is income tax and corporate tax planning and the topic here is exempted incomes. So exempted incomes का topic काफ़ी ज़्यादा important है, exam point of view से question आ सकता है पेपर में। So देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या incomes given है। First, income from horse races, gambling, betting, lotteries and crossword puzzles. So this income is not exempted under income tax act. तो इस ऐसी टाइप की इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है विच इज़ 30%। इट मीन्स ये वाली इनकम टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट नहीं है, ठीक है। सेकेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट इन अ बैंक और अ पोस्ट ऑफिस सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो अगर आप किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं एंड उस पर जब आपको इंटरेस्ट की इनकम होती है तो वो आपका एग्जम्प्ट होता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस को देखते हुए वो आपका एग्जम्प्ट होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, मतलब ये दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट बिकॉज इंटरेस्ट जो है वो आपका एग्जम्प्ट होता है। थर्ड इज़ इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम पीपीएफ अकाउंट। सो येस, पीपीएफ अकाउंट से अगर कोई भी इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वो भी एग्जम्प्ट है, ठीक है, ये सेकेंड भी एग्जम्प्ट है। एंड लास्ट इज़ एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम भी हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंडर एग्जम्प्ट होती है। So it means we have exempt incomes here are B, C and D. तो A जो होती है इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस, गैम्बलिंग एंड बैटिंग, वो एग्जम्प्ट नहीं होती। तो हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या होना चाहिए? B, C and D. So let us see B, C and D कहाँ पर गिवन है। It is given in option number 2. So we have correct option here is option number 2. Fine. Now last question is which of the following is a component of Indian financial system? इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का कंपोनेंट कौन सा है। सो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम यूनिट 7, दैट इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? 5 कंपोनेंट्स होते हैं टोटल। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल रेगुलेटर्स। फाइन। सो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या ऑप्शंस गिवन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, थर्ड इज़ बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ इज़ ओनली 1। सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ बोथ 1 and 2 बिकॉज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज फाइनेंशियल मार्केट्स दोनों ही क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट है, राइट। सो वी हैव करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 3। फाइन गाइज,
So this is all for today's video, in which I have discussed with you further 10 questions. So I hope you are liking this series. If yes, then don't forget to share it with your friends. I'll be back in the next video with further 10 questions. Till then, keep learning, and thank you so much.